दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा। तुर्किस्तान समेत मंगोलों के मूल प्रदेश पर कब्जा रखने वाले मंगोलों की ओगताई चगताई शाखा के उदय के कारण मध्य एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मंगोल सरदार दावा खान ने ईरान के मंगोल आन के साथ संघर्ष की नीति अपनाई। दावा खान ने अफ़गानिस्तान को रोकने के बाद रावी नदी तक अपने शासन का विस्तार कर लिया था। इस नवीन मंगोल नीति का पहला संकेत 1297-98 में मिला, जब दावा खान द्वारा प्रेषित 1 लाख सैनिकों वाली मंगोल सेना ने व्यास नदी को ही नहीं अपितु सतलज नदी को पार कर गया और लगा कि दिल्ली की ओर जाने वाला मार्ग उनके सामने खुला पड़ा है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वस्त सेना नायक उलुग खान के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों के साथ टक्कर ली और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। नदी पार भागते हुए करीब 20,000 मंगोल मारे गए, जबकि उनके अधिकारी समेत बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष में मंगोलों पर दिल्ली के सुल्तानों की सेना की विजय यह सर्वाधिक निश्चित और विश्वासोत्पादक विजय थी। अगले वर्ष भी एक ऐसी ही जीत हुई जब मंगोलों ने निचले सिंध में सिविस्तान पर कब्जा कर लिया और अलाउद्दीन के विश्वस्त सेनानायक जफ़र खान ने मंगोलों के विरुद्ध कूच किया। उसने मंगोलों पर पूर्ण जीत हासिल हुई। उसने बंदरगाह वाले नगर पर कब्जा कर लिया तथा मंगोल सेनानायक साल्दी को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाए। लगता है इन विजयों के कारण अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों की ओर से होने वाले आक्रमणों से सुरक्षित हो जाने की गलतफहमी में पड़ गया। इसलिए सब 1299 के अंत में मंगोल शासक दावा खान के पुत्र कुतलुक खान के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना ने भारत पर आक्रमण किया, तो सुल्तान इस स्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं था। हो सकता है कि मंगोल सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, इसमें स्त्रियों और बच्चों को भी गिन लिया गया हो, जो चंगेज के खाल के विपरीत मंगोल सेनाओं के साथ चलने लगे थे। पहले किए गए आक्रमण के विपरीत मंगोलों ने अपने रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों को तबाह नहीं किया। इस बार उनका उद्देश्य दिल्ली को जीतना और उस पर शासन करना था। उनके पहुंचने का समाचार पाकर अलाउद्दीन ने शीघ्रतापूर्वक सेना तैयार की और सिरी फोर्ट के वार मोर्चा संभाला, जहां उसने अपने चाचा तथा सरुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली में प्रवेश करने पूर्व डेरा डाला था। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील दूर उत्तर किली में अपना पड़ाव डाला। दोनों सेनाएं आमने सामने डटी। अलाउद्दीन ने दोआब के अमीरों को अपनी अपनी सेनाओं के साथ उसकी सहायता के लिए अविलंब पहुंचने का आदेश दिया। इस बीच आसपास के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में आकर शरण ली, जिसके कारण नगर खचाखच भर गया। गल्ली की कीमत बढ़ गई क्योंकि दोआब से अनाजों की आपूर्ति रुक गई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को हिकमत अमली अर्थात कूटनीति का मार्ग अपनाने और यदि संभव हो तो मंगोलों को चुपचाप लौट जाने का प्रबोलन देने की सलाह दी, क्योंकि उसकी सेना में अधिकांशतः हिंदू सैनिक थे, जिन्होंने केवल हिंदुओं के साथ युद्ध किया था, जिन्हें मंगोलों के साथ लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, जो मंगोलों के दिखावटी पलायन और अचानक घात लगाने की युक्तियों से परिचित नहीं थे। अलाउद्दीन ने कोतवाल की सलाह को यह कहकर ठुकरा दिया कि ऐसा करना नामर्दगी होगा और ऐसा करने से सुल्तान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा। साथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि युद्ध के द्वारा ही हर बात का निर्धारण हो। इसलिए सोचते कि उसके पास समय काफ़ी है। अपने देश से काफ़ी दूर पर स्थित मंगोलों के लिए शीघ्र ही रसद कम पड़ जाएगी। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को कठोर उपदेश दिए कि हमेशा चौकस रहें। उनके आदेशों के बिना मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए अपनी पंक्तियों से आगे ना बढ़ें। यह भी घोषणा की गई, जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। किंतु युद्ध के लिए आतुर जफ़र खान ने अपने सामने की मंगोल सैनिक टोली पर हमला कर दिया। इस प्रथा के अनुसार मंगोलों ने पलायन का दिखावा दिया। जब जफ़र खान उनका पीछा करते हुए कैल जा चुका था तो 10,000 सवारों की घात टुकड़ी ने उसके लौटने के मार्ग को रोक लिया, उसे चारों तरफ से घेर लिया। अलाउद्दीन के
आदेशों के अनुसार उसकी शेष सेना जफ़र खान को आगे बचाने के लिए नहीं बढ़ी, जिसके कारण अपने सभी अनुयायियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ता हुआ जफ़र खान वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मंगोलों को आरंभिक विजय तो प्राप्त हुई, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जफ़र खान की दृढ़ता और वीरता का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुतलुक खान ने महसूस किया कि अलाउद्दीन की रक्षापंथियों को तोड़ने अथवा दिल्ली पर कब्जा जमाने में सफल नहीं हो सकता है। अंत 2 दिनों की झोंकों के बाद वे दिल्ली से लौट गया और तेज़ी से बढ़कर सिंधु के पार चला गया। अलाउद्दीन ने उसका पीछा करने का प्रयास नहीं किया। दिल्ली पर होने वाले इस भारी मंगोल आक्रमण ने दिल्ली के नागरिकों को ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन को भी एक करारा झटका दिया। अब मंगोलों के प्रति उपेक्षा की तंद्रा से जागा और रक्षा के लिए स्थायी उपाय किए। पहली बार दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक दीवार बनाई गई। मंगोलों के आने वाले मार्ग पर स्थित सभी पुराने किलों की मरम्मत की गई। सामाना और दीपालपुर में मौजूद सैनिक टुकड़ियाँ तैयार की गईं। साथ ही आंतरिक प्रशासन को पुनर्गठित करने और एक विशाल सेना तैयार करने के उपाय किए गए। इन उपायों के संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे। इन उपायों के कारण अलाउद्दीन खिलजी मंगोल चुनौती का मुकाबला करने की स्थिति में आ गया। भले ही दिल्ली पर मंगोल खतरा अगले कई वर्षों तक मंडराता रहा। 1303 में तार्की के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर दूसरी चढ़ाई की। कुछ लेखकों ने मंगोल सैनिकों की संख्या 12 तुमन या 1,20,000 बताई है, किंतु बर्नी द्वारा उल्लिखित 30,000 की संख्या यथार्थ के अधिक निकट जान पड़ती है। मंगोलों ने काफ़ी तेज़ी से प्रयाण किया था। उन्होंने अपने मार्ग में किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें यह भी अपेक्षा थी कि दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली बिल्कुल ठगी सी रह जाएगी, क्योंकि उन्हें सूचना थी कि अलाउद्दीन का युद्ध करने गया हुआ है और अपनी राजधानी में नहीं है। किंतु अलाउद्दीन अपने चित्तौड़ अभियान से एक पूर्वी लौट था और उसकी सेना युद्ध के लिए पुनः मुस्तैद किए जाने की आवश्यकता थी। राजधानी में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि सेना की एक टुकड़ी बंगाल होते वारंगल भेजी गई थी, जो बहुत ही क्षतविक्षत अवस्था में दोआब लौटी थी। इसके अलावा मंगोलों ने यमुना पर बने सभी पुलों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण शाही बुलावे के बावजूद दोआब से सेना दिल्ली नहीं पहुंच पाई। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने अपने सभी उपलब्ध सैनिकों के साथ लेकर सिरी से बाहर निकल आया और एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर सेना को तैयार किया। एक तरफ यमुना नदी थी, दूसरी तरफ दिल्ली का पुराना नगर था। अपनी स्थिति को और सुरक्षित करने के लिए उसने अपने सैनिकों शिविर के चारों ओर खाई खुदवाई और आसपास के लकड़ी के पटरे इस पर लगवा दिए कि बर्नी के अनुसार उसकी छवनी लकड़ी द्वारा निर्मित किले की तरह दिखाई नहीं लगी। मंगोलों को सुदृढ़ मोर्चे पर आक्रमण करने का तो साहस नहीं हुआ। हो सकता है दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार के लिए अलंग बन गया। उस क्षेत्र के सेनानायक तुगलक शाह और गाजी मलिक ने पश्चिम पंजाब में मंगोल नियंत्रित क्षेत्रों पर सिंधु नदी तक के आक्रमण किए। ये आक्रमण इतने सफल रहे कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में हृदय में मंगोलों का आतंक पूरी तरह से निकल गया। बर्नी के अनुसार मंगोलों ने सिंधु नदी के पार करने का साहस फिर दोबारा नहीं किया। यह कथन, जैसा कि आगे घटनाओं से ज्ञात होता है, अतिशयोक्ति थी। इस प्रकार अलाउद्दीन न केवल दिल्ली और दोआब को मंगोलों से रक्षा की, बल्कि ऐसी स्थितियाँ भी पैदा की कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा व्यास और लाहौर से बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुँची। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं, किंतु हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मंगोलों का प्रभाव जब तक कायम रहा, तब तक भारत में उनका खतरा पूर्ण रूप समाप्त नहीं हुआ। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद भारत पर पुनः मंगोल खतरा मंडराने लगा। 1320 ईस्वी में दलूचा खान ने 70,000 सवारों के साथ कश्मीर घाटी में प्रवेश किया और एक सिरे दूसरे सिरे तक तबाह कर दिया। सभी पुरुषों की हत्या कर दी गई। स्त्री और बच्चों को खिताई और तुर्किस्तान के दास व्यापारियों को हाथों भेज दिया गया। नगरों और गाँवों के सभी घरों को भी जला दिया गया। संयोग से 8 महीने बाद कश्मीर से लौटते हुए मंगोल आक्रमण हिम झंझावत में फंसकर मारे गए। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने के तुरंत बाद 2 सेनाएँ सुमन और समाना पहुँची और मेरठ तक जा धमकी। भारी से नरसंहार के बाद उन्हें पराजित किया गया। 1326-27 में नए मंगोल शाह खान तरमाशरी ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। गयासुद्दीन ने तरमाशरी से लोहा लेने की कूच किया। न केवल इसे पीछे हटने पर विवश किया, अपितु अपने राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को आगे बढ़ाया, जिससे सिंधु नदी के पार स्थित कलानूर और पेशावर भी दिल्ली सरहद के भाग बन गए। इससे भावी मंगोल आक्रमण के विरुद्ध एक बेहतर रक्षापंथी तैयार हो गई, किंतु कुछ समय बाद ही
भारतीय सेना सिंधु नदी के इस पार चली आई और सिंधु नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच एक सीमा रेखा बनी रही। भारत पर मंगोल आक्रमण का मुकाबला करने का सर्वाधिक निर्भीक प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, जिसने अपने ताज फौज के कुछ समय बाद ही 3,75,000 की एक तथाकथित सेना खुरासान अभियान के लिए तैयार की थी। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक का यह उपक्रम भी योजना के साथ ही रह गया और कार्यान्वित नहीं हो सका। इस प्रकार भारत के लिए मंगोल खतरा लगभग एक सदी तक कायम रहा। इस गंभीरता में लगातार वृद्धि होती गई। अलाउद्दीन के शासनकाल में तो खतरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मंगोल आक्रमण के कारण लाहौर और सारे आगे पश्चिम पंजाब मंगोलों के हाथ में चला गया। फलस्वरूप दिल्ली और दोआब के सामने वैसा ही गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया जैसा गजनवी के आक्रमण से हुआ था। किंतु उस समय के राजपूत शासकों के विपरीत दिल्ली के सुल्तानों ने अपने संसाधनों को संगठित किया और मंगोलों का खतरे का सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का दूरगामी परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्माण किया। किंतु ऐसे बाबरी आक्रमण को रोकने के उद्देश्य ऐसे उपयुक्त रक्षापंथी निर्माण करने में सफल नहीं हो पाए जिसका आधार अफगानिस्तान में हो। इस कार्य को बाद में मुगलों के द्वारा पूरा किया।